नर्मदे भाई साहब, एक नर्मदे मैसेज विचार मंच पे लगातार चलता रहा। कार्यकारिणी की घोषणा के अगले दिन तो आखिर संविधान इतर से क्या समझा जाए और संविधान की अनुरूप बनी इस कार्यकारिणी में आप क्यों नहीं रहना चाह रहे? देखिए, जो शब्द मैंने प्रयोग किया संविधानेतर, मतलब संविधान से इतर, जिस चीज़ की हमारे संविधान में व्यवस्था ही नहीं है, मुझे कार्यकारिणी में लिया गया। मैं उनका धन्यवाद अवश्य करूंगा, उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन संविधानेतर प्रक्रिया का हिस्सा बनना उचित नहीं है। संविधान में जब एक सीमा दी है, उस सीमा से अधिक लोगों को उसमें ले लेना तो संविधानेतर ही हो गया ना। संविधान की मर्यादा हमने कहाँ रखी? अब बात आती है कि संविधान है क्या। हाँ, आखिर संविधान अनुरूप क्या फिर? संविधान है क्या? संविधान को अगर समझा जाए तो बहुत कुछ है, नहीं समझा जाए तो कुछ भी नहीं है। संविधान हर जगह होता है, एक परिवार से लेके एक राष्ट्र तक। संविधान कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है और कहीं निषेध भी करता है। परिवार की अगर बात करें तो संविधान परिवार के मुखिया को अधिकार देता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को अनुशासन में रखे। वहीं परिवार के कुछ लोगों को के कार्य नहीं करने के लिए निषेध भी करता है। जैसे हाँ, मैं कुछ काम उसमें फिक्स है कि साहब ये काम करना है या नहीं करना है। हाँ, जैसे घर का मुखिया होता है, साहब ये करना ही नहीं है, ये हाँ, संविधान के अनुरूप नहीं हुआ। हाँ। अब क्या आप अपने युवा बच्चों को या विशेषकर बच्चियों को ये अनुमति देंगे कि वो रात को 11-12 बजे तक घूमती रहे? यही तो संविधान है, अलिखित होता है। लेकिन अगर बात करें संस्थाओं की जो विधानिक रूप से निर्मित हैं, चाहे वो छोटी संस्था हो या बड़ा राष्ट्र हो, संविधान तो हर जगह लागू है। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप ये व्यवस्था चला रहे हैं, इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हैं पावर पॉइंट के नाम से, तो ये बिजनेस भी एक संविधान के अंतर्गत ही चल रहा है, हर जगह है। तो हम एक बिजनेस में जब संविधान लागू कर सकते हैं तो ये समाज के संविधान संविधान का सीधा अर्थ है नीति और नियम, उनके अधीन चलना, उनके अनुरूप चलना। अब तो हमारे संविधान में एक क्लॉज डला हुआ है जिसमें हमारे अध्यक्ष को भी कुछ पावर दिए हुए हैं। नहीं, पावर दिए है ना, वो तो मैंने क्या कहा कि संविधान कहीं पावर देता है, संविधान कार्य करने की शक्ति और स्वतंत्रता देता है, लेकिन कहीं निषेध भी करता है। अध्यक्ष को पावर दिए गए हैं, वो मनोनीत कर सकता है, वो किसी को कार्य करने की शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन मनचाही व्यवस्था वो समाज में नहीं चला सकता। आप मुझे बताइए कि समाज को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं क्या? ये बताइए मुझे, कोई भी आदमी हो। समाज के नियम बनाए जा सकते हैं, मगर चलाने के लिए वो स्वयं स्वविवेक से चलेगा। आप थोप नहीं सकते। समाज में जो है वो सर्वसम्मति से चलता है, कभी भी कानूनों से नहीं चलता। ये चीज़ नहीं है, ऐसे नियम होना चाहिए जिसको हर व्यक्ति माने। आप थोप नहीं सकते। आप राष्ट्र में कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे दंड की व्यवस्था है। अगर आप नियमों को नहीं मानेंगे तो वहाँ दंड की व्यवस्था है, लेकिन समाज में नहीं है। हमारे समाज के संविधान में अगर दंड का प्रावधान कर दिया जाए तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि वो आज समाज, आपका जो देश का संविधान है वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता। आप दंड की व्यवस्था नहीं लगा सकते। वहाँ तो यही है कि जिसको आपके 100% लोग माने, वहाँ पे 51-49 का गणित समाज में कभी नहीं चलता। वहाँ सर्वसम्मति की ही बात होती है, जिसको अगर किसी एक व्यक्ति ने भी उसको नहीं माना तो
वो सर्वसम्मत नहीं कहलाएगा। आपने संविधान की बात की है, संविधान इतर आपने अपना पद छोड़ दिया, मैं कार्यकारिणी में नहीं हूं, ऐसा मैसेज डाला है। तो आखिर इस संविधान में बहुत सारे लूप होल्स भी बताए जा रहे हैं, चुनावों के पहले से संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है। तो संविधान परिवर्तन को लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एक चीज़ है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारे यहाँ ये परिपाटी पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है कि मनोनयन की, ये बहुत गलत है। चाहे वो इकाई अध्यक्षों का मनोनयन हो, चाहे कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन हो, गलत है, होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को इसमें दिया जाना चाहिए। निर्वाचित भी कौन? जो इकाइयों से निर्वाचित हुए हैं। इकाइयों में भी मनोनीत नहीं, निर्वाचित, जो वहाँ के स्थानीय समाज के लोगों ने जिनको चुना है, ऐसे लोग निर्वाचित माने जाएंगे। अब कहीं 10 लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने किसी एक को चुन लिया, वो निर्वाचन नहीं माना जाएगा। निर्वाचन कौन सा होता है? जैसे हरदा में हुआ कि पूरे समाज के लोगों ने आके अपने मत का उपयोग किया। गुटबाजी के आधार पे तो आप 10, 20, 25 अपने वालों को बुला के आप कर सकते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा बताया हरदा के चुनाव, पर वो चुनाव तो ट्रस्ट के चुनाव थे, और अगर उस व्यवस्था को इकाई की व्यवस्था माना जाता तो महासभा चुनाव के ठीक पहले वहां पे वोटर्स के लिए, महासभा में वोट देने के लिए जो व्यवस्था हुई उसके लिए चुनाव हुए थे। तो क्या इकाई और ट्रस्ट वहां अलग है? नहीं, वहाँ जो नारदी ब्राह्मण समाज ट्रस्ट धर्मशाला वही इकाई का रूप है। हर जगह यही है, कहीं अलग इकाइयाँ नहीं है। या तो फिर आप अपने संविधान में वो भी संशोधन करिए, फिर आप उसको भी संशोधन करिए कि जो धर्मशाला है वो अलग रहेंगी, या जो भी है वो अलग रहेंगे, इकाई अलग होगी। ऐसा कहीं आपके उसमें वो क्लियर नहीं है। तो ये संशोधन की प्रक्रिया कब और कैसे होनी चाहिए? यस, अब आपने सही बात की कि अभी बात चल भी रही है, उठ भी रही कि साहब संविधान संशोधन होना चाहिए। तो संविधान संशोधित तो हो जाएगा, लेकिन मान्य होना, मान्य कहाँ होगा? किसी भी, कोई भी आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था हो, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसके संविधान को मान्यता कहाँ मिलती है? उस संस्था की आम सभा में। हमारी आम सभा क्या है? हमारी आम सभा है, समाज की आम सभा होती है, अधिवेशन, जहाँ समाज का हर व्यक्ति बगैर बुलाए जाता है और सम्मिलित होता है, और उसको अधिकार होता है। उसका कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, सिर्फ सूचना दी जाती है। और होना चाहिए परिपाटी यही है कि जब आप अगर सदस्य हैं, तो हमारे यहाँ तो यह है कि हर समाज जो नारदी समाज में पैदा हुआ है, वह हर व्यक्ति उसका सदस्य है, उसको अधिकार है, वो जाएगा वहाँ, उसके सामने आप उसकी मौजूदगी में आप ये बताइए कि साहब ये चीज़ है, ये नीति है, ये नियम है। अगर वो अस्वीकार करते हैं तो उनको अधिकार है कि आपने जो उनके ऊपर कोई चीज़, कोई नियम बनाया है, तो वो आपसे पूछ सकता है कि साहब ये मैं क्यों मानूं। उसको अधिकार है। आपको उसे ये बताना पड़ेगा कि साहब आपको ये इसलिए मानना पड़ेगा। अब जहाँ एक से अधिक लोग किसी चीज़ को नहीं मान रहे हैं, उसको आप सर्वमान्य नहीं बोल सकते। नहीं, एक से अधिक मतलब एक रेशो तो होगा, 51% या 49%? नहीं, 51 या 49 नहीं। जहाँ मान लीजिए, आज मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए 3000 लोग हैं, उसमें से 300 लोगों ने भी, मान लो 10% लोगों ने उस बात का विरोध किया, तो उसको सर्वमान्य नहीं मान सकते आप। पर 100% सेटिस्फेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, समाज नहीं, तो वो रीज़न देंगे ना। अगर मुझे किसी बात पे विरोध है तो मैं उसका रीज़न दूंगा ना, ये मेरा अधिकार है। मैं आप अगर ये कहेंगे कि साहब आपका ये पेन काले कलर का है और मैं कहूँगा लाल, तो
कहीं ना कोई इस बात का तो वो कहे कि साहब सच कौन है, आपको उसका रीज़न कि भैया नहीं ये काला ही है, मैं अगर इसको लाल कहूँ तो वो थोड़ी चीज़ होगी। इतनी तो आखिर बुद्धिजीवी समाज है, तो क्या सच है क्या गलत है उसका तो निर्णय ले ही सकते हैं। तो शताब्दी समारोह के पहले ऐसा पॉसिबल है कि शताब्दी समारोह के इस अधिवेशन में हम एक नए संविधान का प्रारूप भी देख सकें? देखिए, अगर करना चाहें तो बहुत सरलता से किया जा सकता है, और नहीं करना चाहें तो आप अगली महासभा तक भी इसको नहीं कर सकते। मैं आपके मूल उद्देश्य से थोड़ा खिसका हूँ। आपने जो कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया वो एक व्यक्ति एक पद, वर्तमान में एक मांग उठ रही है, इस आधार पे कहाँ तक सच है और क्या महासभा ने इसका अनुपालन करना चाहिए? बिल्कुल करना या चाहिए। इकाइयों ने भी इसका अनुपालन करते हुए स्वतः पद त्याग देने चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक व्यक्ति एक पद ही होना चाहिए, नहीं तो आप अगर एक ही व्यक्ति सारे पद लेके बैठ जाएगा तो बाकी लोगों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर कहाँ मिलेगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि हम इकाइयों से बड़े हुए हैं, महासभा में पहुंचे हैं तो इकाइयां तो हमारी मेन है, हम उनको कैसे छोड़ें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए। क्या संभव है कि एक व्यक्ति एक ही पद पे होना चाहिए? उसका भी एक कारण है कि अन्य व्यक्तियों को फिर कब अवसर मिलेगा। मुख्य मुद्दा ये है कि अन्य व्यक्तियों को कब अवसर मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मेन बात ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जो बार बार लोग आ जाते हैं कि साहब पिछले साल भी वही थे आज फिर आ गए, तो साहब आप ही अगर बने रहेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? उनको भी अवसर मिलना चाहिए। आप लोगों के अवसरों को तो नहीं मार सकते, गलत है उनके अवसरों को मारना। बहुत से काबिल लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। एक व्यक्ति का बार बार पद पाना कहाँ गलत है? नहीं, वो व्यक्ति बार बार क्यों उस पद पे आना चाहता है, पहले तो ये बताए वो व्यक्ति कि अगर क्या दूसरा काबिल नहीं है क्या? आज ये कि क्या काबिल लोगों की कमी है क्या? और आप चलिए, आप क्यों आना चाहते हैं? कोई लाभ का पद तो है नहीं। लाभ का पद हो तो आप मुझे बताएं, समाज आपको लाभ देने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन आप समाज को क्या लाभ देंगे पहले ये बताएं। तो क्या हमारे संविधान में व्यवस्था होनी चाहिए कि जो मुख्य 3 या 4 पद होते हैं उनके लिए भी चुनाव की व्यवस्था हो? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो कार्यकारिणी में, महासभा की कार्यकारिणी में जो लोग आते हैं उनको कभी मनोनीत किया ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, अभी अपन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 36 इकाइयाँ हैं। आपकी इकाइयों के चुनाव के वक्त ही महासभा हेतु प्रतिनिधि का भी निर्वाचन हो, वही निर्वाचित प्रतिनिधियों में से ही महासभा के अन्य लोग पदाधिकारियों का चयन हो। चाहे वो महासभा अध्यक्ष को हटा दें, महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, उनको सबको वहाँ से चयन होकर आना चाहिए। जैसे बीच में मांग उठी है कि साहब महासभा अध्यक्ष का भी डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए। अभी भी महासभा हेतु प्रतिनिधि चुने जाते हैं कि ये महासभा वोटर्स को मान लिया ना, वो वोटर्स को मान लिया गया। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को चुना जाए जो आगे जाके महासभा की कार्यकारिणी में सम्मिलित हो, अन्य पदों पे आए। तो वोटर्स है ना? नहीं, तो वो वोटर्स तो सिर्फ महासभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए है। वो जो अभी प्रतिनिधि जिनको कहा जा रहा है वो महासभा अध्यक्ष के चुनने के लिए है। 4 प्रतिनिधि हैं जिसमें आपके इकाई अध्यक्ष और इकाई पदाधिकारी होते हैं, 2 या 3, और एक महासभा, एक महिला महासभा के लिए, एक युवा के लिए, एक पुरुष महासभा के लिए। वो उनके वोटर्स हैं। मैं कह रहा हूँ कार्यकारिणी में आना चाहिए उन लोगों को। वर्तमान महासभा अध्यक्ष ने तो अधिकतर यही किया है कि उन वोटर्स में से ही या वो जो प्रतिनिधि थे उन्हीं में से ही अपनी कार्यकारिणी में लिया है। तो आपकी बात कुछ हद तक तो उन्होंने फिट की है। देखिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा सुना जा रहा है वोटर्स को ही कार्यकारिणी में लिया गया तो सत्य है। अब
अभी तक मैंने विश्लेषण तो नहीं किया है पूरी लिस्ट का, अब उसमें से निकालना पड़ेगा कि वो हाँ, मैं उनको प्रतिनिधि बोल सकता हूँ कि एक प्रतिनिधित्व के रूप में अनिल भाई ने बहुत अच्छा काम किया है उन वोटर्स को अपना प्रतिनिधित्व बना के। हाँ, लेकिन वो एक अलग बात हो गई, आप कह सकते हैं उसको। भाई साहब, ये तो पुरानी कार्यकारिणी की बात थी, जो भी हुआ वर्तमान में अध्यक्ष महोदय ने लिया है, पर ये चुनाव के पहले से संविधान को लेकर जो चर्चा हो रही है, बार बार संविधान के ऊपर जो बातें होती हैं, आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, और आखिर इसमें कैसे सुधार की गुंजाइश है और कब स्टेप लेनी चाहिए? देखिए, संविधान के ऊपर अभी नहीं, पिछले 5 वर्षों से मैं देखता आ रहा हूँ कि इसके ऊपर लोगों का विरोध है। अब विरोध है तो क्यों विरोध है, किसी ने आज तक उनसे पूछा नहीं कि आपको क्या विरोध है। भाई, ये तो नेतृत्व का दायित्व बनता है ना कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उससे उसके विरोध का कारण तो पूछे, उसे दूर करें आप। पिछली बार नहीं किया गया, अभी अवसर है, आप अभी उनसे पूछें कि साहब आपको क्या इसमें क्या आपत्ति है, उनसे आपत्ति लें, उन्हीं से पूछें कि साहब इसका क्या निराकरण किया जा सकता है, आप बताएं। मेरे ख्याल से अनिल भाई के लिए सबसे बड़ा बहुत अच्छा मौका है, उनको इनिशिएटिव इसमें लेना चाहिए कि हम यहाँ समाज में कोई अच्छा करने के लिए आए हैं, हमें अगर चुना भी गया है तो कुछ अच्छा समाज को देने के लिए चुना गया है, तो आने वाले समय में हम समाज को एक नई दिशा दें। अनिल भाई के लिए मैं तो आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और सुझाव दूंगा कि बहुत अच्छा अवसर है कि आप इसका निराकरण करें, और उसके लिए सबसे अच्छा है कि जिनको आपत्ति है उनसे ही पूछा जाए, और एक उन्हीं से कहा उन्हीं को ही अधिकार दे दिया जाए कि साहब ठीक है, आप अपनी पसंद के लोगों को ले आइए, मैं नियुक्त कर दूंगा, साफ सुथरे सुलझे हुए लोग हों, जिनको किसी प्रकार के पदों की या समाज की राजनीति या अन्य राजनीति में जिनको कोई इंटरेस्ट न हो, ऐसे लोगों को आप लें, उनको आप ये सौंप दें कि साहब इसमें जहाँ कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं आप इसको ठीक कर दें, जिस पे किसी को कोई विरोध ना हो। बहुत अच्छा अवसर है, और उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनको कि संविधान के बारे में जानकारी है, उनसे ही आप पूछ लें, वो बता देंगे कि साहब यहाँ गलत है, इसे ठीक करिए। ठीक करने में क्या जाता है, उसको करके आप अभी आपके पास अवसर है, आम सभा अभी अधिवेशन होगा, जब भी जनवरी या फरवरी में जब भी होना है, उसमें आप उसको पास करा लें। बहुत अच्छा अवसर है, किया जा सकता है। समय से पहले अगर संविधान हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा समाज के लिए। नहीं, वो वैधानिक रूप सभी से को वैधानिकता अगर देना है तो उसको आपको आम सभा जो अधिवेशन कहलाती है उसमें ही पास किया जा सकता है, और नहीं तो मैं कोर्ट में चैलेंज दे सकता हूँ। मुझे मालूम है, पिछले संविधान को भी मैं चुनौती दे सकता हूँ कि यह अवैधानिक है, क्योंकि यह आम सभा में पारित नहीं हुआ था। पिछली आम सभा हुई थी इटारसी में, जिसको अधिवेशन कहा जाता है। नहीं, अमरकंटक की बैठक को भी आम सभा ही है, अधिवेशन रहा वो। उसको ठीक है, बैनर लगा के आप उसको यूं कर दें, लेकिन मैं नहीं मान सकता। खलघाट की बैठक के लिए भी अधिवेशन रहा वो। ना, आम सभा होती है सिर्फ अधिवेशन, जहाँ समाज का हर व्यक्ति उपस्थित होता है, केवल वही आम सभा कही जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो वर्तमान महासभा अध्यक्ष के लिए आपका एक स्पष्ट मैसेज है कि समाज का संविधान बड़े पुख्ता तरीके से और समय रहते बना लिया है। सरलता से बनाइए, सरलता है, जैसे हमारी समाज की सीधी सादी सरल जीवन शैली है, उसी हिसाब से आपका संविधान भी होना चाहिए। वैसे ये तो संविधान की बात रही। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति एक पद को लेकर, आपका जो मैसेज शुरू हुआ था कार्यकारिणी में नहीं रहना, उसके बाद फिर 3 लोगों के मैसेज मैंने अभी तक व्हाट्सएप पर देखे हैं जिन्होंने स्वतः
एक एक पद का त्याग किया है, इन लोगों के लिए या और दूसरे ऐसे लोग हैं जो 2-2 या 3-3 पदों पर हैं, इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? चैतन्य पटवारी, राजेंद्र परसाई जी, अक्षय बड़ोले और जयंत भाई। हमारे राजेंद्र परसाई जी, मैं उनको नन्नू भैया बोलता हूँ, वो तो बहुत ही अलग अलग ही व्यक्तित्व के धनी हैं और बहुत सैद्धांतिक विचारधारा वाले आदमी हैं। और एक उन्होंने जो कदम उठाया है वह उनकी सोच के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि साहब मैं एक पद पर ही रहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा किया कि अपने बेटे जयेश को अवसर दिया। हर पिता को यही करना चाहिए कि अपने बेटे को अवसर दे, आगे बढ़ाए। मतलब एक घर एक पद वाली बात हो गई। एक घर एक पद, एक व्यक्ति एक पद नहीं, एक घर एक पद वाली बात हो गई। वो मैं वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने बेटे को बढ़ा दिया कि ठीक है साहब, मेरे परिवार से अगर है तो मैं जयेश को देता हूँ। अक्षय बहुत अच्छा लड़का, साफ सुथरा लड़का है और उसने जो मैसेज भी मैंने उसका पढ़ा था, उसने बहुत उचित कदम उठाया है। बहुत साफ सुथरा आदमी है। और जैन तो है ही, खैर बहुत अलग हटके, उसने भी जो कदम उठाया है वह बहुत उचित है। वो बगैर पद पे रहे भी काम करता है, करता चला आ रहा है और बहुत अच्छा साफ सुथरी सोच वाला युवा है। मैं तो ये कहूँगा कि बाकी युवाओं को भी इन दोनों का अनुसरण करना चाहिए। बहुत चैतन्य भाई का भी एक मैसेज है। हाँ, चैतन्य का भी एक मैसेज आया था, कल भी मैंने उन्हें बल्कि जवाब भी दिया था कि भाई जहाँ व्यक्ति को वहीं जाना चाहिए जहाँ उसे सम्मान मिले या उसका सम्मान कायम रहे या उसके वहाँ रहने से उसके रहने की सार्थकता सिद्ध हो। मैं तो चाहता था कि वो युवा महासभा में जाए, वहाँ मार्गदर्शक में चैतन्य भाई को उन्होंने रखा है। तो एक मार्गदर्शक जो होता है वो पद ज़्यादा बड़ा होता है, बाकी उनका अपना, मैंने उनके ऊपर ही छोड़ा है कि वो खुद निर्णय लें कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। और वो इतने सुलझे हुए तो हैं कि वो अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब। संविधान को लेकर, एक व्यक्ति एक पद और एक घर एक पद को लेकर भी जो चर्चा हुई, मैं समझता हूं कि अब समाज के वरिष्ठ जनों को, महासभा की वर्तमान कार्यकारिणी को ये सब समझना होगा और इस समाज के सहयोग के लिए, युवाओं के सहयोग के लिए कहीं न कहीं ठोस कदम अब उठाने होंगे। देखिए, अगर थोड़ी सी दूरदृष्टि लेकर सोचा जाए तो समाज में अभी जो समस्याएं विद्यमान हैं, आज से आने वाले 10 साल बाद बहुत विकट समस्याएं होंगी। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए कि उस वक़्त समाज का क्या स्वरूप होगा। उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। आप उस वक़्त अगर सोचने जाएंगे, आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। लेकिन उन पर अगर आप आज से काम चालू कर देते हैं तो हो सकता है कि उन समस्याओं से आप निजात भले ही न पाएँ, लेकिन उनके दुष्परिणाम कम हो सकते हैं। हल करने योग्य समस्याएं रहेंगी फिर वो। बिल्कुल बिल्कुल होगी। बिल्कुल सही है। दूरदृष्टिता तो हमको रखनी होगी समाज के हर वर्ग के लिए, और हमारे प्लानिंग, हमारा संविधान, हमारा काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। नहीं तो अभी तो जैसे आपने कहा कि हमें नीति या नियम की बात जो कही, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे यहाँ आधे से ज़्यादा लोगों को महासभा का क्या कार्य है वही पता नहीं है। महासभा का केवल कार्य है नीति और नियमों का निर्धारण करना और उनको अपनी इकाइयों के और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लागू करवाना। महासभा एक नीति नियामक संस्था है, कार्यपालक नहीं। वो कार्य नहीं करती कभी भी।
अब जब आप नीतियाँ ही नहीं बनाओगे तो आपकी जो कार्यपालक इकाइयाँ हैं वो काम कहाँ करेंगी। तो पिछले कुछ वर्षों से तो महासभा का जो कार्य वो महासभा ने सही ढंग से किया ही नहीं है। तो अब महासभा को अपने जो कार्य हैं वो करना चाहिए। सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है, ये लोगों को समझना होगा। नीति और नियमों को सुदृढ़ करें बस। और नीति या नियम सही नहीं होंगे तो कोई भी, चाहे वो राष्ट्र हो, संस्था हो, कोई परिवार हो, कोई व्यवसायिक संस्थान हो, नीति और नियमों के अनुसार नहीं चलेंगे वो तो कभी भी प्रगति करना तो दूर, उनका अस्तित्व भी नहीं बचता है। तो नीति और नियम पहले होने चाहिए और महासभा को अपने इस चीज़ को समझना चाहिए कि वह अपने जो उसका मूल कार्य है उसको करे और उसके लिए अच्छे लोग उसमें आए, समझदार लोग आए कि आगे आने वाले, देखिए एक चीज़ है कि कोई भी सामाजिक कार्य किसके लिए होता है, या तो वर्तमान पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी, दोनों के हितों के लिए, जो जिनका दोनों पीढ़ी, वर्तमान और भावी पीढ़ी, उनको देख के बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, नीति और नियम स्पष्ट तरीके से हमको सुदृढ़ बनाने होंगे ताकि समाज का हर व्यक्ति इससे जुड़ा रहे। समाज की सर्वोच्च संस्था है महासभा और सर्वोच्च संस्था से जोड़े रखने के लिए हमें हमारे नियमों को बड़े पुख्ता बनाने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई साहब, एक बड़ा स्पष्ट सा संदेश है समाज के लिए, नीति नियामकों के लिए, और मैं चाहता हूँ इस संदेश को अनुग्रहित करें और अपने नियमों को सुदृढ़ बनाने में कहीं न कहीं जितनी गति ले सकते हैं, जितने तुरंत कर सकते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाएं। जी, नर्मदे हर। नर्मदे।